जब से मीडिया के सामने श्लोक की शादी की बात आई थी, तब से काफ़ी लोगों की नज़रें उस पर थीं और ब्रजेश ठाकुर का तो श्लोक से पुराना संबंध था। भले ही श्लोक ने मीडिया के सामने हीर का चेहरा नहीं आने दिया था, लेकिन श्लोक की बाहों में सिमटी हुई हीर को पहचानने में ब्रजेश और वीरेंद्र को 1 मिनट नहीं लगा। ब्रजेश तब से श्लोक पर बराबर नज़र बनाए हुए था, लेकिन हीर कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए वो उसे श्लोक के साथ कभी नहीं देख पाया। सालू भी ऑफिस अलग अलग ड्राइवर के साथ और अलग गाड़ियों से आया जाया करती थी। साथ ही में श्लोक की सिक्योरिटी टीम हमेशा उसके आसपास होती थी, इसलिए ठाकुर चाह कर भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था ताकि हीर का सच उगलवा सके। श्लोक की आज की पार्टी में हीर ने शामिल होकर खुद को श्लोक के साथ होने की बात को पुख्ता कर दिया और ठाकुर के आदमी ने पार्टी में गोली चलने की बात भी अब ठाकुर को बता दी। वो खुद इस बात से हैरान था कि जब उसने हमला नहीं करवाया तो सालू पर गोली आखिर चलाई किसने। लेकिन हीर श्लोक के घर में रह रही है, ये बात जानने के बाद ठाकुर बोला, इसका मतलब हमारी चिड़िया हमारे पुराने दुश्मन के घर में ही कैद है। यह सैगल परिवार बार बार मुझे मजबूर करता है अपने हाथ खून से रगने को। इस बार ऐसा वार करूँगा कि एक साथ पूरा सैगल खानदान मिट जाएगा। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अयान और हीर घर पहुंच चुके थे। फिलहाल श्लोक के मना करने पर उन दोनों ने ही घर में किसी को कुछ नहीं बताया था और चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए थे। अयान ने सीधा सावर का रुख किया और पानी में भीगता रहा। हालांकि वो पहले ही बारिश में इतना भीग गया था, लेकिन अब वो परेशान था। अयान को इस बात का बुरा लग रहा था कि सालू ने उसके इजहार का कोई जवाब नहीं दिया था। वो चाहे उसे रिजेक्ट कर देती, लेकिन जवाब तो देती। यही सब सोचते हुए वो अपने कमरे में आ गया और कपड़े बदलकर आज जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। हीर भी अब तक कपड़े बदल चुकी थी और बिस्तर पर लेट गई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे श्लोक की आदत लग चुकी थी और उसे श्लोक की बाहों में ही नींद आती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि श्लोक रात में उसके पास नहीं था। वो काफ़ी देर तक करवट बदलती रही, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। वो बालकनी में उठकर आ गई और ठंडी हवा को महसूस करने लगी। उसे अच्छा लग रहा था और अब वो अपने और श्लोक के बिताए हुए हसीन पलों को याद करके मुस्कुरा रही थी। याद करते करते उसे श्लोक का उससे आज नाराज होना याद आ गया और वो सोचने लगी, आज कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है मैंने। सिर्फ श्लोक जी को परेशान करने के लिए मैंने सब कुछ ताक पर रख दिया और पहुंच गई पार्टी में। ये तक नहीं सोचा कि श्लोक जी पूरी दुनिया से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और मैं पागल की तरह उन्हें परेशान करने चली थी। हीर सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा, तो वो रूम में गई और फ़ोन देखा तो श्लोक का कॉल था। उसने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया तो श्लोक बोला, अभी तक सोई नहीं तुम? आज जो भी हुआ उसके बारे में ही सोच सोच कर परेशान हो रही होगी ना तुम? आपको कैसे पता चला? हीर ने हैरानी से पूछा तो श्लोक बोला, अरे दिल का कनेक्शन है हमारा आपसे। इस दिल को पता चल जाता है कि उस दिल में क्या चल रहा है। अब बताओ क्यों नहीं सो रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। देखो हीर, जो होना था वो तो हो गया, तो अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैं देख लूँगा क्या करना है। टेंशन मत लो और सो जाओ। इसके अलावा भी एक बात है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। बोलो, ऐसी क्या बात है जो श्लोक सहगल की बीवी को परेशान कर रही है? मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ। मेरी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन एक ही है। मतलब? मतलब ये कि मेरी नींद गायब होने का कारण भी श्लोक सहगल है और नींद आने का वजह भी श्लोक सहगल है। मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है। आपके साथ सोने की आदत हो गई है। हीर की बात सुनकर श्लोक के होंठों पर मुस्कान आ गई और वो बोला, बस आज रात की बात है। कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास होऊंगा। चलो, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। जल्दी से बेड पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। बस मेरे बारे में सोचती जाओ। हमारी पहली मुलाकात, पहली किस, पहली बार तुम्हारा मेरा हाथ थामना। तुम डरकर जब मेरे गले लगी थी, जब जब मैं तुम्हारे क्लोज आया था,
और फिर वो सबसे खूबसूरत रात जब तुम सब कुछ भुलाकर मेरी हो गई थी, बस मेरी और सुकून से मेरी बाहों में सो गई थी। श्लोक फ़ोन पर बोल रहा था और हीर उसकी बातें सुनते हुए ही सो गई थी। जब हीर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो श्लोक समझ गया था कि हीर सो चुकी है। अब उसने भी कॉल काट दिया और सालू के रूम में बने हुए सोफे पर आकर लेट गया था। अगली सुबह अयान जल्दी से नहा धोकर रेडी हो गया था और हॉस्पिटल के लिए निकलने लगा था। सुमन ने जब उसे जाते हुए देखा तो उसे टोक दिया और बोली, कहाँ जा रहे हो अयान? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुमन ने चिंता से पूछा तो अयान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक है। सालू को कल रात गोली लगी थी और वो फिलहाल एडमिट है, तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ। तुम्हें हो क्या गया है अयान? क्या अब यही सब करना बाकी रह गया है? उस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू चला दिया है तुम पर जो उसके आगे पीछे मंडराते रहते हो? तुम इन मिडिल क्लास लड़कियों को जानते नहीं हो। ये अमीर घरों के लड़कों पर नज़र रखती हैं और उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनके पैसों पर ऐश करना जानती हैं। इनफ मम, ये सब क्या बोले जा रही हैं आप? सालू ऐसी लड़की नहीं है। वो तो मेरी तरफ कभी अपने कदम बढ़ाती ही नहीं है और उसकी यही बात मुझे उसकी ओर खींच रही है। अयान अपनी माँ की बात को काट कर बोला तो सुमन शौक होकर उसे देखने लगी। चाहे वो लड़की या उसकी अदाएं तुम्हें कितना भी अपनी ओर खींचें, तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिसे मैं तुम्हारे लिए चुनूंगी। सुमन ने गुस्से भरी आवाज में अयान से कहा। तो अयान बोला, मुझे जिसे अपने लिए चुनना था मैं उसे चुन चुका। अब वो मेरे प्यार को कबूल करती है या नहीं, यह उसकी मर्जी है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा अब कोई भी नहीं आएगी और ये बात आप अपने दिमाग में जितनी जल्दी बैठा लें उतना बढ़िया होगा। अयान ने दो टूक में सुमन को जवाब दिया था और फिर वो वहाँ से चला गया। सुमन को उम्मीद नहीं थी कि अयान कभी उससे इस तरह की बात भी बोल सकता है। सुनाने के मामले में तो अयान ने श्लोक को भी आज पीछे छोड़ दिया था और इस सब का जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ श्लोक को मान रही थी। अयान को तुमसे दूर करना चाहती थी मैं श्लोक, लेकिन वो तो तुम्हारी पढ़ाई पट्टी को इस तरह घोल कर पी गया है कि अपनी माँ से भी बगावत पर उतर आया है। कोई बात नहीं, मेरा इस बार का बार खाली नहीं जाएगा और इस बार ऐसा हमला करूंगी कि तुम झेल नहीं पाओगे। मन ही मन सुमन बेहद नफरत से बोली और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर सुमन ने किसी को कॉल मिलाया। कुछ देर में सामने से फ़ोन उठा लिया गया और सुमन बोली, मुझे आपसे मिलना है। सामने से कुछ कहा गया तो वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि मैंने ही आपसे कहा था कि हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। सामने से फिर कुछ कहा गया और सुमन ने फ़ोन रख दिया। अयान हॉस्पिटल पहुंच गया था और उसने श्लोक को घर भेज दिया था। अयान जब रूम में आया तो सालू जगी हुई थी। अयान ने उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास की और बोला, गुड मॉर्निंग सालू। देखो भाभी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का ब्रेकफास्ट भेजा है। अयान ने सालू के आगे टिफिन रख दिया और उसे उठने में मदद करने के लिए आगे आया तो सालू ने उसे रोक दिया और बोली, नर्स को बुलवा दीजिए। अयान को अजीब लगा लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसने रूम में लगी बेल बजा दी और कुछ ही देर में नर्स आ गई। सालू ने उसी की मदद से अपना नाश्ता किया, जबकि अयान खुद अपने हाथों से उसे नाश्ता खिलाना चाहता था। कुछ देर बाद नर्स चली गई और अब कमरे में सिर्फ अयान और सालू रह गए। अयान को सालू का बर्ताव बहुत तकलीफ दे रहा था। वो पहले ही उसे इग्नोर कर रही थी और जब से उसने इजहार किया है तब से तो सालू ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा था। अभी कैसा फील कर रही हो तुम? आखिरकार अयान ने चुप्पी तोड़ी। ठीक हूँ, सालू ने छोटा सा जवाब दिया तो अयान को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन सालू की हालत देखते हुए वो चुप रह गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और सालू को चेक करके चला गया। अयान साइड में लगे सोफे पर बैठ गया। डॉक्टर के जाते ही रोहन सालू से मिलने के लिए आ गया। रोहन के हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। उसे देखकर ही अयान का पारा चढ़ गया था। वो मन में बड़बड़ाने लगा, बस इस कबाब में हड्डी की कमी ही तो थी। यहाँ ये मैडम मुझसे बात करने को तैयार नहीं है
और इस रोहन को भी इस पर लाइन मारनी है। क्या फ़ायदा अयान सहगल होने का, जो एक लड़की तुझको भाव नहीं दे रही है। गुड मॉर्निंग मिस शालिनी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? रोहन मुस्कुराते हुए बोला तो शालिनी ने जवाब दिया, आई एम फाइन सर, आइए ना। अयान को चिढ़ हो रही थी और वो मन में बोला, इस रोहन के लिए कैसे फूल झड़ रहे हैं मुँह से, और मुझसे तो सीधे क्या टेढ़े मुंह भी बात नहीं करती ये लड़की। रोहन ने अयान को भी मॉर्निंग विश किया था और फिर वो सालू से बातें करने लगा। तकरीबन आधे घंटे दोनों के बीच बातचीत चली। अयान बस मन ही मन कुढ़ने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला गया। फिर रोहन को ऑफिस जाना था तो वो उठ गया और जाते जाते उसने आखिर में अपने मन में चल रहे सवाल को पूछ ही लिया, मिस शालिनी, मैं कल से एक बात जानना चाहता था। तुम्हें लेकर श्लोक सर काफ़ी चिंता में थे, तो इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम उनकी कुछ तो लगती हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा श्लोक सर से क्या रिश्ता है? आई होप यू डोंट माइंड। जी, श्लोक सर मेरे जीजा जी हैं। क्या तुम श्लोक सहगल की इतनी क्लोज रिश्तेदार हो, फिर भी इतनी सिंपल जॉब कर रही हो? तुम्हें तो जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई मीन इतनी छोटी पोस्ट की जगह बड़ी पोस्ट मिल सकती थी तुम्हें, तो फिर? मैंने ही उन्हें मना कर दिया था कि मेरी पहचान सबसे छिपाई जाए। मैं अपनी काबिलियत पर जॉब करना चाहती हूँ, किसी की सिफारिश पर नहीं। और अब आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को खुद तक ही सीमित रखेंगे। सालू उसकी बात को बीच में काट कर बोली। इसके बाद रोहन वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद अयान वापस कमरे में आ गया। सालू फिर से खामोश हो गई तो अयान से अब रहा नहीं गया और वो उसके करीब जाकर बेड पर बैठ गया। सालू से एक नज़र देखकर फिर से अपना चेहरा घुमा लेती है तो अयान उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, क्यों कर रही हो यार ऐसा? क्या गलती हो गई है मुझसे ऐसी, जो तुम मुझसे बात करना तो दूर मुझे देखना तक नहीं चाहती? मुझे आराम करना है और मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए। मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हें सबके सामने प्रपोज नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं डर गया था। मैं तो तुम्हें अकेले में ही अपने दिल की बात बताने ले गया था, लेकिन अचानक से तुम पर गोली चल गई और जब तुम्हें होश आया, मुझे उस समय अपने दिल की बात बताना ज़रूरी लगा। अयान की बात सुनकर भी सालू कुछ नहीं बोली तो अयान ने कहा, क्या सच में तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता? जब जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो क्या तुम्हारा दिल नहीं होता मुझे गले लगाने को? बोलो सालू, जवाब दो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। भले ही तुम मुझे रिजेक्ट कर दो, लेकिन कुछ तो जवाब दो। सहगल निवास। श्लोक घर पहुंच गया था और हीर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसे बुलाने के लिए कमरे में गई तो श्लोक नहाने के बाद सोफे पर गर्दन टिकाकर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। हीर उसके पास गई और सोफे के पीछे जाकर अपने होठों से श्लोक के माथे को चूमकर उससे दूर होने लगी तो श्लोक ने उसके बालों में हाथ रखकर उसे खुद से दूर नहीं होने दिया और आंखें बंद किए हुए ही बोला, तुमसे एक बार पहले भी कहा था मैंने, थोड़ी देर यूं ही करीब रहो मेरे, तुम्हारी बेचैनी भी दूर हो जाएगी। हीर को भी रात याद आ गई जब वो बेचैन होकर श्लोक के गालों पर झुकी थी और श्लोक ने उसे खुद से दूर नहीं होने दिया था। हीर के गाल लाल हो गए थे और वो श्लोक से दूर होते हुए बोली, मैं तो आपकी बेचैनी दूर करने के लिए आपके पास आई थी। श्लोक ने हीर का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, मेरी बेचैनी तो तभी दूर हो गई थी जब तुम कमरे में आई थी। हाँ, बस थोड़ी सी थकान है, वो तुम्हारे एक किस से दूर हो जाएगी। श्लोक की आंखों में शरारत देखकर हीर बोली, कोई किस नहीं मिलने वाली आपको। मैं रात भर आपके बिना रही हूँ तो ये आपकी सजा है अब। इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे मेरी जान। चलो गुड गर्ल की तरह अपने प्यारे से हस्बैंड को एक स्वीट सी किस कर दो। नहीं, इतना बोलकर हीर उसकी गोद से उठकर वहां से जाने लगी तो श्लोक ने उससे भी ज़्यादा फुर्ती दिखाई और उसे दीवार से लगाकर उसके आजू बाजू अपने दोनों हाथ लगा दिए। हीर ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और उसे घूरते हुए बोली, इसे ज़बरदस्ती करना कहते हैं,
मिस्टर जल्लाद सहगल, आप मुझे जबरन किस नहीं कर सकते। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें जबरन किस करूँगा? तो फिर किस तो तुम मुझे करोगी। कम ऑन बेबी, वरना मैं तुम्हें सच में जल्लाद सहगल बनकर दिखाऊंगा। श्लोक की आंखों में शरारत और होठों पर तिरछी मुस्कान थी। श्लोक ने अपना एक हाथ जेब में डाल लिया और दूसरा हाथ अभी भी दीवार पर लगा रखा था। उसे इंतजार था हीर के मूवमेंट का, और हीर अब तक उसे शौक होकर देख रही थी। श्लोक को वैसे तो पूरा यकीन था कि हीर उसकी बात नहीं मानने वाली, इसलिए वो बस उसे टीच करने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन हीर को श्लोक का ये अंदाज भी बहुत भाया था, और उसने आगे बढ़कर श्लोक के होठों पर अपने होठ रख दिए और शिद्दत से उसे चूमने लगी। श्लोक को हीर के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी, इसलिए अचानक से मिले इस किस से उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए और हीर अब गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक होने लगा और दोनों ने खुद को नॉर्मल किया। हीर ने दरवाज़ा खोला तो एक सर्वेंट था। उसने बताया कि दादू ने श्लोक को नीचे बुलाया है। वो दोनों अब नीचे आ गए और हॉल में दादू बैठे हुए श्लोक का इंतजार कर रहे थे। श्लोक उनके पास जाकर बैठ गया और हीर भी वहीं खड़ी हो गई। यह मैं क्या सुन रहा हूँ श्लोक? सालू को गोली लगी है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी पार्टी में गोली चली तो चली कैसे? सिक्योरिटी में कहाँ चूक हो गई तुमसे? दादू ने कहा। दादू, गलती तो मुझसे हुई है। बहुत जल्दी वो आदमी मेरे सामने होगा जिसने सालू पर हमला किया था। बाकी सालू अब ठीक है और आज शाम तक उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं और हीर हॉस्पिटल जाएंगे, श्लोक ने कहा। तो दादू को भी तसल्ली हो गई। हॉस्पिटल में अयान के इतना सब बोलने पर भी जब सालू कुछ नहीं बोली तो अयान वहाँ से उठ गया और बोला, ठीक है, मैं सब समझ गया। शायद तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, फॉर किसिंग यू, फॉर माई प्रपोजल। बस अभी थोड़ी देर के लिए मुझे झेल लो, उसके बाद भाई भाभी आ जाएंगे और मैं आज रात को ही अमेरिका चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। बस तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो एक बार याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर अयान कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। तभी उसके कानों में सालू की आवाज़ आती है, बहुत दिल करता है कि तुम्हें गले से लगा लूं। दिल करता है कि तुम्हारे सीने में अपना चेहरा छुपा लूं। जब जब तुम मेरे करीब आते हो तो मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगती हैं। तुमसे नज़र मिलाती हूँ तो अपने अक्स को तुम्हारी आंखों में ढूंढने लगती हूँ। मैं बेहद सुकून और महफूज महसूस करती हूँ मैं खुद को तुम्हारी बाहों में। हाँ, हो गई है तुमसे मोहब्बत, और बेहद बाली हो गई है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अयान के कदम रुक गए, और सालू के कहे हर एक शब्द से उसके दिल को सुकून मिल रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी मोहब्बत एक तरफा नहीं है, बल्कि सालू भी उससे उतना ही प्यार करती है। वो जल्दी से उसकी ओर पलट गया और बोला, अगर इतना ज़्यादा प्यार करती हो मुझसे तो क्यों मुझे खुद से दूर कर रही हो तुम? क्यों इग्नोर कर रही थी मुझे 2 दिन से? ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे प्यार करने से रोक रहा है सालू? बोलते बोलते अयान सालू के करीब पहुंच गया था। सालू ने अयान के दूर जाने के डर से अपने दिल की सारी बात कह डाली, लेकिन अब उसके सवाल का क्या जवाब दे, यह सोचकर वो परेशान हो गई। अयान उसके पास आकर उसके सामने बैठ गया था। सालू ने अपनी नज़र झुका ली थी। मेरी आंखों में देखो सालू, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सालू ने देखा तो अयान की नज़रों में उसे अपने लिए बेहद प्यार नजर आया। वो बोली, भरोसा तो तुम पर मुझे खुद से ज़्यादा है अयान। तो फिर? हम दोनों में बहुत फ़र्क है अयान। तुम महलों के राजकुमार हो और मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं। प्यार में हैसियत नहीं, दिल देखा जाता है। तुम सच में अनोखी ही हो। ज़्यादातर केस में लड़के हैसियत वाली बात बोलते हैं, लेकिन यहाँ तुम ये फ़र्क देख रही हो। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे और मेरे बीच में स्टेटस का फ़र्क है। तुम नहीं जानती हो पिछले 2 दिनों में मुझ पर क्या बीत रही है। तुम्हें उस रोहन के साथ देखकर मेरा दिल जलता है। रोहन सर के साथ भी मैं इसलिए बात करती थी ताकि तुम दूर रहो मुझसे। सालू ने एक बार फिर से नज़रें झुका ली थी। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सालू ऐसा कर क्यों रही थी।
उसे अगर अयान से प्यार था तो वो उससे दूर क्यों होना चाहती थी। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो सालू? अयान ने पूछा। तो सालू को उसका ये पूछना समझ नहीं आया और वो बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर क्यों मुझसे दूर होना चाहती थी। अयान, हीर की शादी हालातों के चलते हुई थी, इसलिए किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। लेकिन हम दोनों के बीच ये बहुत गहरी खाई है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी मोहब्बत पर सवाल उठाए और उसे बदनाम किया जाए। सब लोग यही सोचेंगे कि मैंने पैसों की वजह से तुम्हें फंसाया है, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मॉम ने भरी है ना तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें? उसकी बात को बीच में काट कर अयान ने कहा। तो सालू चौंक गई। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए भाव को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अयान समझ गया था कि उसकी माँ ने जरूर सालू से कुछ तो ऐसा कहा था जिससे वो अयान से दूरी बनाने लगी थी। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि मॉम ने तुमसे क्या कहा था, क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इतने दिनों तक चुप रहने वालों में से हैं ही नहीं। उन्हें भाई भी पसंद नहीं है, जबकि भाई ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। उन्हें भाई का मेरे लिए प्यार नजर नहीं आता। हमेशा वो हम दोनों को अलग करने के बारे में ही सोचती रहती हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जबकि मैं सिर्फ भाई के कहने पर चुप हूँ। अयान की बातें सुनकर सालू हैरान रह गई। उसे तो ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था। अगर सुमन श्लोक से इतनी नफरत कर सकती हैं तो उसके दिल में सालू के लिए जगह बनाना तो नामुमकिन ही था। उसे सोचते हुए देखकर अयान ने कहा, तुम कहाँ खो गई? अयान, तुम्हारी मॉम और मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगी। सालू ने उससे अपने दिल में चल रहे द्वंद के बारे में बताया। तो अयान का शक यकीन में बदल गया कि सालू के बदले व्यवहार के पीछे उसकी माँ का ही हाथ था। सालू, मैंने अपनी लाइफ में हर रिश्ते को अपने हिसाब से अपनाया और निभाया है। मेरी मॉम क्या चाहती हैं इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो गलत तरीके से सोच रही हैं। भाई के मामले में भी वो गलत हैं, और तुम्हें भी उन्होंने ही कुछ कहा है ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। उनके लिए पैसे, पोजीशन, पावर मैटर करती है, जबकि मेरे लिए रिश्ते, प्यार मायने रखते हैं। लेकिन अयान, लेकिन क्या सालू? मुझे तुमसे प्यार है और तुम्हें मुझसे। हम दोनों ये बात जानते हैं कि तुमने मुझे नहीं फंसाया है। तुम तो मुझसे दूर भागती हो, और मैं तुम्हारा दीवाना होता जा रहा हूँ। प्लीज सालू, पहले ही बहुत सजा दे चुकी हो तुम मुझे, वो भी बिना किसी गलती के। लेकिन अब और नहीं। मैं भाई से बात करूँगा और ऑब्वियसली तुमसे सगाई करूँगा। सालू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। उसके दिल में भी अयान के लिए बेहद प्यार था, लेकिन साथ ही उसे सुमन और अयान के रिश्ते में दरार आने का भी डर था। वो कभी नहीं चाहती थी कि माँ और बेटे में उसकी वजह से दूरी आए। अयान उसकी उलझन समझ रहा था। मैं मम को मना लूँगा, डोंट वरी। अब तो स्माइल कर दो मेरी जान। अयान की बात सुनकर सालू के होठों पर मुस्कान आ गई। अयान उसके थोड़ा सा करीब आया और उसके माथे को चूमकर बोला, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर बताऊंगा तुम्हें। जितना तुमने मुझे परेशान किया है ना, सबका चुन चुन कर बदला लूंगा। वो दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें दरवाजे पर खड़े हुए श्लोक और हीर के आने का भी पता नहीं चला। वो दोनों अयान और सालू की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अयान तो सालू से अपने प्यार का इजहार सबके सामने ही कर चुका था, और सालू की मुस्कान से साफ पता चल रहा था कि वो भी अयान से प्यार करती है। श्लोक ने अपना गला साफ करने की एक्टिंग की और अयान और सालू झट से दूर हो गए। अयान इधर उधर देखने लगा, जबकि सालू ने नजरें झुका ली। श्लोक ने अयान को गले से लगाया और बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई ने अपने लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि तूने शादी से पहले ही अपने दिल की बात सालू को बता दी, वरना मेरी तरह शादी के बाद पापड़ बेलने पड़ते। अच्छा जी, आपकी हरकतें ही ऐसी थीं शादी से पहले कि आप पर भरोसा करना मुश्किल था मेरे लिए, और ना जाने कितनी गलतफहमियां आई थीं हमारे बीच। हीर ने श्लोक की पीठ पर हल्का सा मारते हुए कहा। तो श्लोक ने उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, जो भी था बहुत ज़्यादा खूबसूरत था,
क्योंकि तुम्हें बहुत मेहनत से पाया है मैंने, इसलिए मेरे लिए तुम क्या हो यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अपने आप में खोए हुए हीर श्लोक ये भी भूल गए कि वो दोनों हॉस्पिटल में हैं और सालू और अयान मुंह फाड़कर उन्हें ही देख रहे हैं। अयान ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा तो अब श्लोक और हीर झेप गए। दूसरी ओर सुमन अपने ड्राइवर को लेकर एक पहाड़ी वाले इलाके में गई थी। वो गाड़ी से कुछ दूर पहले ही उतर गई और ड्राइवर से कहा कि वो उसका यहीं इंतजार करे। कुछ दूर पैदल चलने के बाद वो एक जगह पहुंच गई और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी कार वहां आकर रुकी। उनमें से पहले दो आदमी उतरे जो कि बॉडीगार्ड जैसे दिख रहे थे। उन्होंने आसपास जाकर सब कुछ चेक किया। सब कुछ सही होने पर कार का दरवाजा खोला, जिसमें से ब्रजेश ठाकुर निकला और सुमन की ओर बढ़ गया। मिसेस सुमन सहगल को आज इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आ गई? ठाकुर ने घमंड से कहा तो सुमन नफरत से बोली, श्लोक सहगल नाम का एक ऐसा कांटा है मेरी जिंदगी में जो निकलता ही नहीं है, और अब वो नासूर बनकर मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो इसलिए तुमने मुझसे हाथ मिलाने का फैसला किया है? जी, एक समय था जब तुमने ही कहा था कि अब हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं और तुम कभी भी मुझसे मिलना नहीं चाहोगी, और आज तुम खुद मुझसे हाथ मिलाना चाहती हो। खैर, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, तुम्हारा सौतेला बेटा श्लोक। और अब वक्त आ गया है कि श्लोक इस दुनिया को अलविदा कह दे, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ठाकुर जोर जोर से हंसने लगा और उसी के साथ सुमन भी हंसने लगी। उन दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई और उसके बाद दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। हॉस्पिटल में श्लोक के फ़ोन पर कुछ तस्वीरें और वीडियो आए जो काफ़ी दूरी से बनाए गए थे, लेकिन उसमें सुमन और ब्रजेश ठाकुर के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। फोटो देखते ही श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना फ़ोन जेब में रख लिया। शाम हो गई थी और अब सालू का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया था। वो लोग घर पहुंच गए थे और सालू को उसके कमरे तक अयान अपनी गोद में लेकर गया था, जिसे देखकर सुमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और अयान के चेहरे पर बगावत के भाव साफ नजर आ रहे थे। दादू भी सालू से मिल लिए और उसे अपनी सेहत का ख्याल रखने का बोलकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि आजकल उनकी तबीयत भी खराब ही रहती थी। हीर ने आते ही सालू की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी और इसलिए वो इस समय रसोई में उसके लिए रात का खाना बना रही थी, जबकि श्लोक किसी काम से बाहर चला गया था। ब्लू स्टार क्लब। श्लोक और सचिन एक साथ बैठे हुए थे और श्लोक के फ़ोन की तस्वीरें उन दोनों के सामने खुली हुई थी। यह एक सस्ता क्लब था, तो श्लोक के यहाँ आने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, इसलिए सचिन ने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। तुम्हारा शक सही था श्लोक। शालिनी पर गोली चलाने के लिए मिसेस सहगल ने उस आदमी को हायर किया था। कारण सीधा सा है कि अयान और सालू की नज़दीकियाँ उन्हें रास नहीं आ रही हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अब अयान को सब सच बता देना चाहिए। नहीं, अयान पहले से ही अपनी माँ से काफ़ी दूर होता जा रहा है। अगर मैंने अयान को यह सब बात बता दी तो वो अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखेगा। ऐसे में मिसेस सहगल बौखला जाएंगी और सबकी जान ले लेंगी। ये सच उसके सामने अपने आप आ जाएगा, लेकिन मैं उससे बात ज़रूर करूँगा ताकि वो अगली बार ऐसा कोई कदम ना उठाए। और इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? तुम्हारे घर का मेंबर तुम्हारे दुश्मन से मिल रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, ब्रजेश ठाकुर की मुझसे, या फिर यूँ कहें कि मेरे परिवार से पुरानी दुश्मनी है, लेकिन मिसेस सहगल उस तक कैसे पहुँच गईं? इनका आपस में कोई तो कनेक्शन है, लेकिन क्या? श्लोक के चेहरे पर उलझन के भाव थे। मैं अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इनका आपस में क्या संबंध है। सचिन ने उठते हुए कहा तो श्लोक भी अपनी जगह से उठ गया था। दोनों ने हाथ मिलाए और सचिन वहां से चला गया, जबकि श्लोक वहीं बैठकर सोचने लगा। उसने सचिन के सामने अपना शक सुमन पर जाहिर किया था, क्योंकि सालू उसके घर में रह रही है। इसकी खबर फिलहाल उसके बाहरी दुश्मनों को नहीं थी। सचिन ने सबसे पहले श्लोक के दुश्मनों के बारे में पता लगाया जो अयान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन किसी ने भी कोई अटैक नहीं करवाया था। तब श्लोक के कहने पर सचिन ने सुमन पर नज़र रखी
और उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकल आई। इस समय उसे सालू पर हमला करने की जानकारी तो मिली ही थी, साथ ही में सुमन के फ़ोन से ब्रजेश ठाकुर को गए कॉल का भी पता चल गया। इसलिए आज सचिन ने उसका पीछा किया और उन दोनों की फ़ोटो और दूर से एक वीडियो बनाकर श्लोक को भेज दिया। श्लोक ने तय किया था कि वो सुमन से बात ज़रूर करेगा और उसे समझाएगा भी। श्लोक घर के लिए रवाना हो गया। दूसरी ओर हीर अब सालू को खाना खिला रही थी तो अयान वहाँ से निकलकर सीधा अपनी माँ के कमरे में पहुँचा। अयान को जब से पता चला था कि सुमन ने सालू को बातें सुनाई हैं, तब से वो उससे बात करना चाहता था। वो गुस्से में दनदनाता हुआ सुमन के पास पहुँचा और बोला, क्या मिलता है आपको दूसरों को जलील करके, उन्हें उनकी हैसियत दिखाकर? आपको क्या लगता है कि प्यार पैसा और रुतबा देखकर किया जाता है? ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का अयान? तुम्हारी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगे। सुमन भी गुस्से में भरकर बोली, आपने और कोई ऑप्शन छोड़ा ही कहाँ है? हर समय बस अपने बारे में सोचती हैं आप। आपको भाई से नफरत है क्योंकि आपको लगता है कि वो मुझसे मेरा हक छीन रहे हैं, जबकि भाई ने कभी भी मुझसे मेरा हक नहीं छीना, बल्कि मुझे मेरे हक से ज़्यादा दिया है। हीर भाभी से भी आपको कोई लगाव नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और अब सालू, उस बेचारी ने कभी भी मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश नहीं की। मैं कब उससे प्यार करने लगा, मुझे खुद नहीं पता चला। वो मुझसे दूर रहने लगी ताकि मैं उसके करीब ना जाऊं और कोई उस पर यह इल्ज़ाम ना लगा दे कि उसने पैसों के लिए मुझे फंसाया है। लेकिन आपने उसे भी नहीं छोड़ा। मैंने किया क्या है अयान, जो तुम मुझे इतना सब सुना रहे हो, वो भी उस दो कौड़ी की लड़की के लिए? सुमन तिलमिला गई थी। ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि आपने क्या किया है। वो सैगल खानदान की होने वाली छोटी बहू है, तो उसकी औकात बहुत बड़ी है। आप उसे दो कौड़ी का बोलकर अपनी बेइज्जती करवा रही हैं। मैंने सालू से अपने दिल की बात बोल दी है और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। इसलिए आप भी अब उसे अपनी होने वाली बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अयान ने सुमन को फिर से गुस्सा दिला दिया था। तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारे पैसे और नाम से प्यार करती है वो लड़की। तुम गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हो। श्लोक और ये लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम देख लेना। सुमन चिल्ला उठी थी इस बार। जिस बेटे के लिए वो दुश्मनों से हाथ मिला रही थी, वही बेटा आज उससे बगावत पर उतर आया था। अयान ने सुमन से काफी साफ शब्दों में कह दिया था कि वो सालू से प्यार करने लगा है और वो अब किसी से भी सालू के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। उसकी बातों से सुमन गुस्से से भरी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अयान उससे इस तरह से बहस कर सकता है। रात हो गई थी और सब लोग डिनर कर चुके थे। अयान अभी सालू के पास ही था और हीर अपने कमरे में थी। श्लोक जानबूझकर हाल में रुका हुआ था ताकि सबके जाने के बाद सुमन से बात कर सके। सुमन फिलहाल अपने कमरे में थी और अपने गुस्से की वजह से वो खाना खाने के लिए भी नहीं आई थी। श्लोक ने सुमन के कमरे के दरवाजे को नॉक किया। सुमन बेमन से उठकर आई और दरवाजा खोला तो श्लोक को अपने सामने देखकर चौंक गई और अगले ही पल गुस्से से भरते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें अब मुझसे? मेरा बेटा तो पहले ही छीन चुके हो तुम मुझसे। आपका बेटा आपकी हरकतों की वजह से आपसे दूर हुआ है ना कि मेरी वजह से। माँ से दूर एक बच्चा कैसे रहता है, इसका दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और सबको खुद की तरह मत समझिए। आपकी सोच ऐसी है कि मैं अयान का बुरा चाहता हूँ, जबकि हकीकत उससे अलग है, जिसे आप देख कर भी अनदेखा करती आई हैं आज तक। श्लोक उसकी बात बीच में काट कर बोला, यह ममता का भाषण किसी और को जाकर दो। मैं अपने बेटे का भला बुरा अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे सब पता है कि तुम क्या चालबाजी कर रहे हो। खुद तो एक गरीब घर की लड़की से शादी कर ली ताकि पापा की नज़रों में महान बन सको, और अब मेरे अयान की शादी भी उस फटीचर लड़की से कराना चाहते हो। खुद तो कंपनी के सीईओ बनकर बैठ गए, लेकिन तुमने सोचा होगा कि अयान की शादी अगर किसी अमीर घर में हो गई तो उसे वहाँ की प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। फिर वो रुतबे में तुमसे बड़ा हो जाएगा तो उसे अपनी साली के साथ फंसा रहे हो। सुमन अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बोली, कितनी नफरत भरी हुई है आपके दिल में मेरे लिए। इस नफरत का कारण तो मुझे नहीं पता,
लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत महसूस हुई है। श्लोक ने शांत भाव से कहा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम जा सकते हो। बात तो आपको सुननी पड़ेगी मिसेस सहगल, क्योंकि अब मैं मेरे अपनों पर हमला बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको क्या लगा, आप सालू पर गोली चलवाएंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? श्लोक ने कहा तो सुमन के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। मैं क्यों ऐसा करूँगी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुमन हड़बड़ी से बोली। बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। मेरी पार्टी में आप अटैक करवाएंगी और मैं चुप बैठ जाऊँगा? श्लोक ने अब अपना लहजा सख्त कर लिया था। वो आगे बोला, अपने ही घर को बर्बाद करने चली हैं आप। अभी वक्त है, समझ जाइए। अयान और सालू का रिश्ता स्वीकार कर लीजिए, तो आपका बेटा भी आपसे दूर नहीं जाएगा। बाकी रही बात प्रॉपर्टी की, तो मुझे कोई लालच नहीं है। मैं सब कुछ अयान के नाम करने को तैयार हूँ। आप किसी की जान लेने पर उतर आई हैं, इसलिए मुझे मजबूरन आपके आगे झुकना भी स्वीकार है। लेकिन इस सब में आप कितना गिर रही हैं, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। श्लोक अपनी बात कहकर जाने के लिए मुड़ गया। हमेशा से यही तो करते आए हो तुम। अयान को उसका हक दिलाना चाहती हूँ मैं, ना कि तुम्हारी दी हुई भीख। सुमन बोली तो श्लोक के कदम रुक गए। वो फिर से उसकी तरफ मुड़ गया तो सुमन बोली, मेरा बेटा तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर पले, ये कभी नहीं चाहती मैं। तुम उसकी नज़रों में खुद को महान दिखाना चाहते हो और मुझे गिराना चाहते हो। बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश किया है तुमने मेरे बेटे का। वाह, मान गई मैं तुम्हें। तो अब क्या चाहती हैं आप? इस तरह मासूमों की जान नहीं लेने दूंगा मैं आपको, और ना ही दो प्यार करने वालों को दूर करने का पाप करने दूंगा। श्लोक ने कहा तो सुमन हंसते हुए बोली, तुम खुद का प्यार नहीं बचा पाए तो अयान का प्यार कैसे बचा लोगे? तुम्हारा खुद का प्यार तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम क्या दो प्यार करने वालों को मिलवाओगे? क्या मतलब है आपका? सुमन की बातों का मतलब समझने के लिए श्लोक ने पूछा तो सुमन बोली, तुम्हारा प्यार तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आस्था, भूल गए उसको इतनी जल्दी? आस्था का नाम सुनते ही श्लोक को गुस्सा आने लगा। तुम्हें क्या लगता है श्लोक सहगल से शादी करने जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़कर कोई सुपर मॉडल बनना चाहेगा? कभी भी नहीं। वो लड़की तो तुमसे शादी करने के सपने देख रही थी, लेकिन वो मैं थी जिसने उसे इस शादी से भागने पर मजबूर किया। सुमन बेहयाई से श्लोक को उसकी शादी का सच बता रही थी। श्लोक के लिए तो ये बात काफ़ी शॉकिंग थी। आज तक वो आस्था को गलत समझता आया था, लेकिन वो तो सुमन की चाल का शिकार थी। गुस्से से श्लोक ने पूछा, क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्या मिला आपको एक बेकसूर लड़की को मजबूर करके? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम पापा जी की आखिरी इच्छा पूरी करके उनकी नज़रों में महान बन जाओ। इसलिए मैंने उस आस्था को मजबूर किया। लेकिन तुम्हारी किस्मत हमेशा मुझसे दो कदम आगे रही है। मैंने आस्था को भगाया तो तुम हीर को उठा लाए। लेकिन कोई बात नहीं, यह सब तो तुम्हें एक ना एक दिन पता चलना ही था। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है श्लोक, बल्कि नफरत करती हूँ मैं तुमसे। और तुम अब मेरे मामलों से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुमन ने धमकी वाले स्वर में श्लोक से बात की तो श्लोक अब बिना कुछ कहे सुमन के कमरे से बाहर निकल गया। सुमन की बातें श्लोक के दिमाग पर हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। अब उसे गिल्ट फील हो रहा था कि आस्था को उसने गलत समझा, जबकि उसे मजबूर किया गया था। वो न जाने आज कहाँ और किस हाल में होगी। यही सब सोचते हुए श्लोक अपने कमरे में पहुंच गया। उसने देखा हीर बेड पर सुकून से सोई हुई है और उसके चेहरे पर बालों की कुछ लटें बिखरी हुई हैं। श्लोक उसकी ओर बढ़ गया और उसके पास बैठ गया। उसने हीर के चेहरे पर आए बालों को धीरे से हटाया और झुककर हीर के माथे को चूम लिया। वो वहां से उठने लगा तो हीर ने करवट ले ली और श्लोक का हाथ उसके नीचे दब गया। श्लोक उसके पास आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मिसेस सहगल ने आज जो भी मुझसे कहा, उसमें एक बात वो गलत बोल गई। मेरा प्यार मेरे साथ है और वो हो तुम। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो और तुम ही मेरा सुकून हो। किस्मत में तुम्हारा मेरा मिलना लिखा था, इसलिए तो हम दोनों की ज़िंदगी में किसी और के होने के बावजूद हम दोनों एक हुए। आई लव यू हीर। दूसरी तरफ श्लोक के जाने के बाद सुमन ने किसी को कॉल मिलाया। कुछ देर बाद फ़ोन उठा लिया गया तो सुमन बोली, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कल सुबह 11 बजे होटल बसंत में मिलो मुझसे। अब तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा तूफान
आएगा कि तुम कुछ भी नहीं समेट पाओगे श्लोक। सुमन ने अपने फ़ोन को हाथों में दबाते हुए गुस्से से कहा। अगली सुबह हीर की आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने श्लोक का चेहरा था। रात में वो जल्दी सो गई थी, इसलिए श्लोक कब रूम में आया उसे पता ही नहीं चला था। श्लोक हमेशा की तरह बिना शर्ट पहने सो रहा था और उसकी जिम वाली बॉडी देखकर हीर का दिल बगावत करने लगा था। वो श्लोक के थोड़ा सा करीब गई और उसके खुले सीने पर अपने होंठ रख दिए। उसके बाद वो उसके चेहरे के पास आई और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। आप बिल्कुल किसी हीरो के जैसे लगते हो, जिसे पाने की ख्वाहिश हर लड़की के दिल में होगी। लेकिन किस्मत ने आपको मेरे हिस्से में लिख दिया और अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है आप पर। इतना बोलकर हीर ने श्लोक के होठों को हल्के से छुआ तो अचानक से ही श्लोक उसे लेकर बेड पर पलट गया और उसके ऊपर आ गया। हीर की धड़कनें बढ़ गई थीं श्लोक के अचानक पलटने से। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी घबराहट में। श्लोक जो उसी समय जाग चुका था जब हीर ने उसके सीने पर अपने होंठ रखे थे, लेकिन खुद को कंट्रोल करके चुपचाप लेटा हुआ था और हीर की बातें सुन रहा था। हीर ने जब उसके होठों को छुआ तो वो खुद को रोक नहीं पाया। श्लोक ने उसके होठों पर कब्जा जमा रखा था और हीर, जिसके हाथ अब तक श्लोक के सीने पर थे, अब वो अपने हाथ श्लोक के बालों में ले गई और उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद श्लोक ने हीर को छोड़ा तो उसकी आंखों में श्लोक के लिए अरमान साफ नजर आ रहे थे और श्लोक ने उसे निराश नहीं किया। थोड़ी देर बाद हीर श्लोक की बाहों में सिमटी हुई सुकून से सो रही थी और श्लोक उसकी पीठ पर हाथ फिरा रहा था। उसकी नज़रें हीर के चेहरे पर थीं, जिसमें दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसकी फिक्र करने वाला श्लोक उसके साथ था और श्लोक के प्यार का असर हीर के खूबसूरत चेहरे पर झलक रहा था। सालू का कमरा। सालू अभी अभी नींद से जागी थी, क्योंकि उसे दवाई का असर था और उसने देखा कि अयान चेयर पर बैठा हुआ उसे प्यार से निहार रहा था। सालू उठने लगी तो अयान जल्दी से उसके पास आकर उसकी हेल्प करने लगा। सालू को अयान का उसकी केयर करना काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो भी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे ऐसे देखते हुए देखकर अयान बोला, हंस लो मैडम जितना हंसना है। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद सारी सेवा का बदला लूँगा तुमसे। मैं भी तुमसे ऐसे ही सेवा। सालू ने जल्दी से उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। प्लीज ऐसा मत बोलो। भगवान ना करे कि तुम पर कभी किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए, सालू ने कहा। अयान ने उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखी तो प्यार से आगे बढ़कर उसके चेहरे को हाथों में भरकर कहा, तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक होगा। और मैं तो तुमसे पतियों वाली सेवा की बात कर रहा था। तुम साड़ी पहने, सर पर पल्लू ओढ़े मेरे लिए बेड टी लेकर आओगी, मेरे लिए खाना बनाओगी और रात में मेरे पैर दबाओगी। अयान ने उसे छेड़ा। तुम्हारे सपने में ऐसा होगा मगरमच्छ कहीं के, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे तुम। सालू ने उसे मुक्का मारते हुए कहा तो अयान हंस दिया और उसे गले से लगा लिया। 11 बज गए थे और सुमन होटल वसंत के टॉप फ्लोर पर एक टेबल पर बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। पूरा एरिया उसने बुक किया हुआ था, इसलिए उनके अलावा वहाँ इस समय कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में उसका इंतजार खत्म हुआ और सुमन के सामने रमेश खड़ा हुआ था, जिससे वो अक्सर जासूसी करने का काम करवाया करती थी। बैठो रमेश, उसने इशारा किया तो रमेश उसके सामने की चेयर खींचकर बैठ गया। बड़े दिनों बाद याद किया मैडम। हाँ, मुझे तुमसे एक काम है रमेश। ये ऑफर है उस लड़की आस्था के लिए जो तुम लेकर जाओगे लंदन। उसे कैसे भी करके मनाओगे तुम और इंडिया लेकर आओगे। इतना बोलकर सुमन ने एक फाइल रमेश के आगे बढ़ा दी। रमेश ने वो फाइल पढ़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, कब निकलना है मुझे लंदन के लिए। आज रात को। मुझे ना नहीं सुननी है रमेश, आपका काम हो जाएगा मैडम। इतना बोलकर रमेश अपनी जगह से उठ गया और एक बार हल्का सा सर झुकाकर वहां से निकल गया। सुमन अकेले बैठी हुई सोच रही थी, अब इस तूफान से कैसे बचोगे तुम श्लोक। और वो जोर जोर से हंसने लगी। एक हफ्ता बीत गया था और अब सालू की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी। अयान ने एक हफ्ते में ऑफिस का काम घर से ही किया था ताकि सालू का ध्यान रख सके।
इस दौरान श्लोक ऑफिस में ज़्यादा बिजी रहने लगा था। वो आजकल देर से घर आता था और सुबह भी जल्दी ही ऑफिस निकल जाता था। हीर वैसे तो घर में खुद को उलझाए रखती थी, लेकिन अब उसे श्लोक के बिजी होने से थोड़ी सी चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि अक्सर श्लोक उसके सोने के बाद ही घर आता था और सुबह इतनी भाग दौड़ होती थी कि उन दोनों को एक साथ बिताने के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था। हीर को आज अपनी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी और उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। आज सालू का भी चेकअप होना था, इसलिए हीर ने भी उसके साथ ही हॉस्पिटल जाने का सोचा ताकि अपना चेकअप करवा सके। अयान उन्हें लेकर जाने वाला था, इसलिए दोपहर के समय वो तीनों हॉस्पिटल चले गए। श्लोक को इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं थी, लेकिन अयान सुरक्षा के तौर पर अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर गया था। एक रूम में सालू का चेकअप हो रहा था, जहां डॉक्टर ने उसके जख्म को देखा और उसे ठीक होने की बात बताई। दूसरी ओर हीर को कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा गया था, जिसकी रिपोर्ट का वो इंतजार कर रही थी। सुरक्षा की दृष्टि से हीर ने अपना सरनेम छुपा लिया था और मिसेज हीर नाम से टेस्ट करवाए थे। मिसेज हीर, डॉक्टर की आवाज़ सुनकर हीर जल्दी से उसके पास गई। जी डॉक्टर, सब ठीक है ना? मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? हीर ने बेचैनी से पूछा तो डॉक्टर मुस्कुरा दी और बोली, रिलैक्स मिसेज हीर, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है। यू आर प्रेग्नेंट फॉर 2 मंथ्स। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, बस सब कुछ ठीक है। हीर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर ने अभी अभी उससे क्या कहा था। उसके हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए थे। कितना प्यारा एहसास था उसके लिए कि उसकी और श्लोक के प्यार की निशानी उसके पेट में पल रही थी। और श्लोक का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा इस बारे में। हीर ने सोच लिया था कि वो श्लोक को ही सबसे पहले इस बारे में बताएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हीर ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और सालू वाले केबिन में आ गई। अयान ने उससे उसकी तबीयत का पूछा तो उसने कमजोरी के कारण बेचैनी हुई थी बोलकर बात को टाल दिया। हीर मनी मन बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने सोच लिया था कि श्लोक रात को जब घर आएगा तो हीर उसे सरप्राइज़ देगी। रात का समय सब लोग रोज़ की तरह खाना खाने के बाद कमरे में चले गए थे और हीर भी अपने रूम में आ गई थी। हीर ने बेड के बीचों बीच एक बॉक्स खोल कर रख दिया, जिसमें एक छोटे से बच्चे की ड्रेस थी और उस पर हाय डैडी लिखा हुआ था, जिसे देखते ही श्लोक समझ जाएगा कि वो पापा बनने वाला है। अब बस हीर को इंतजार था तो श्लोक के आने का। वो जानती थी कि श्लोक 11 बजे तक आएगा, इसलिए उसने सोचा क्यों ना वो अच्छे से रेडी होकर श्लोक का स्वागत करे। इसलिए उसने श्लोक की पसंद की हरे रंग की एक नेट की साड़ी पहनी और आंखों में गहरा काजल, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़ दिया। वैसे ही हीर के चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो आया हुआ था, ऊपर से श्लोक को बताने की बेताबी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। हीर आईने में खुद को निहार रही थी, फिर अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, बस बेबी, थोड़ी देर का इंतजार और फिर तो पापा आ जाएंगे। उसके बाद मैं उनको बोल दूंगी कि मेरा बेबी रोज इतनी रात तक आपका इंतजार नहीं करेगा, इसलिए ऑफिस से अब जल्दी आना सीखिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी और हीर के चेहरे पर चमक आ गई। वो जल्दी से उठकर नीचे गई और मुस्कुराते हुए उसने श्लोक के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसने श्लोक की गोद में आस्था को देखा, जिसने अपनी दोनों बाहें श्लोक के गले में डाल रखी थीं और वो श्लोक के सीने पर अपना सिर टिकाए हुए थी। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहें नेक्स्ट पार्ट।